फुल कोर्ट के जाने में कुछ लम्हात बचे थे। ऐसा लगा कि वकला की मेहनत पर नईम अख्तर अफगान साहब ने वाइट वॉश कर दिया। सारा दिन लगाकर फैसल सदीकी साहब ने यह केस बनाया, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सुपरस्टार वकील हैं और बहुत बड़ा नाम बनकर उभरे हैं, ख़ास तौर पर फुल कोर्ट के अंदर। मतलब जितनी यकसोई से टू द पॉइंट, प्रिसाइज और हर बात का जवाब उनके पास है। नहीं भी होता तो वो कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं, कोई ना कोई शेर ऐसा सुना देते हैं, तुम कत्ल भी करो तो अकबर अलाहाबाद का शेर सुना दिया उन्होंने। फिर उन्होंने मुनीर नियाजी कोट कर दिए कि जितने सवाल मुझसे किए गए वो सारे गलत थे। तो वो कोई ना कोई जवाब देते जाते थे। उसके बाद जब सलमान अकरम राजा साहब मैदान में कूदे तो कन्फ्यूजन से भरपूर, पता ही नहीं चल रहा था कि ये तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या केस लड़ते हुए। और फुल कोर्ट की जानिब से भी, मंसूर अली शाह साहब की जानिब से भी कहा गया कि पार्टी को एडवाइस देने के लिए कहाँ थे सारे लोग, और इस सेंसिटिव मैटर पे पार्टी को क्या एडवाइस दी गई, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फैसला किसने किया। जब कार्ड्स पर आपके पास 13 पार्टियां मौजूद थी, जिनमें से एक एक दो दो सीटें वो जीत चुकी थी, तो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ क्यों गए। इसका उन्होंने फिर भी जस्टिफाइड आंसर किया कि उसके चेयरमैन जो हैं हमारे, उनके साथ को बेहतर अलायंस था, बाद में चेयरमैन जो है वो अपना पर जो है अपने पर पुर्जे ना निकाल ले, वगैरह वगैरह, ये बातें उन्होंने की। लेकिन जो नईम अफगान साहब ने सिलसिला उठाया वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरफ था, और सारा बेंच जो है वो टिल्ट होके नईम अख्तर अफगान की तरफ देख रहा था और वो सुन रहा था कि ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले बात यहाँ से शुरू हुई कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा तो वो आज़ाद हैसियत में लड़ा, तो बेंच इस पर चौंक पड़ा कि उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है। तो उन्होंने कहा कि वो आज़ाद इलेक्शन अगर लड़ा है तो क्या वो पीटीआई का नॉमिनेशन था या आज़ाद हैसियत में उन्होंने लड़ लिया, वो क्या था। तो वो डिक्लेरेशन मांग रहे थे, तो डिक्लेरेशन किसी के पास था नहीं। तो फैसल साहब से भी पूछा, उनके पास भी नहीं था। और वैसे भी जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनके पास तो जो केस वो लेकर आए थे उसके दलाइल भी नहीं थे, और वो केस किस तरफ लेके जा रहे थे। हालांकि उसमें 6 दफ़ा 7 दफ़ा बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से उनको जो है वो बड़े खूबसूरती से उंगली पकड़ाने की बेंच ने कोशिश की, और यहाँ तक कहा कि भाई हम सुधार देते हैं मसला, वहाँ से शुरू कर लेते हैं जहाँ से ये प्रॉब्लम आया है। लेकिन वो स्लिप कर जाते थे। अतर मनीला फुल टॉस बॉल करवाते थे, और वो फुल टॉस बॉल पे जैसे इंडिया ने जो है फ्री हिट दी इफ्तिखार को, और इफ्तिखार चचा ने सिंगल ले ली उस पर भी, तो वो सिंगल लेके निकल जाते थे। आपकी जो नो बॉल आती थी जिसमें फ्री हिट बनती है, तो सूरत हाल समझ नहीं आ रही थी। तो अफगान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गोहर साहब ने पीटीआई की वेबसाइट पे अपने सिग्नेचर्स के साथ एक लिस्ट अवेजा की थी, और उस लिस्ट के अंदर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है वो पीटीआई के एमएनए के तौर पर उन्हें डिक्लेयर किया था। तो इलेक्शन कमीशन से वो पूछ रहे थे कि वो फहरिस्त का पता करें और वो सिग्नेचर्स का भी पता करें और इनका डिक्लेरेशन भी लेकर आएं। ये आज़ाद इलेक्शन अगर इन्होंने लड़ा तो ये किस पार्टी की तरफ से आज़ाद हैसियत में लड़े थे। चूंकि बहुत सारे लोग आज़ाद जब लड़े तो अंडरस्टूड था कि ये पीटीआई के लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद में गए, तो उस तनाजुर में ये बात हो रही थी। और फिर उन्होंने, अफगान साहब यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा 2018 में इन्होंने पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और अब जब इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने वोट तक बताए, सारा इंफॉर्मेशन पास की, और बुलवाने में भी उन्होंने कहा हमें नहीं कोई इतराज़, अगर आप बुलवाना भी चाहते हैं उन्हें तो बुलवाएं। तो बात यहाँ तक आ गई। बना बनाया केस जो फैसल सदीकी साहब इस स्टेज तक ले आए थे कि बहुत अच्छा आर्ग्यू कर रहे थे, वो उसकी डाइवर्जन लगी, और वो फिर सलमान अकरम राजा साहब अपने सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, तो वो और क्या जवाब देते, और कन्फ्यूजन से भरपूर उनका केस था। मसलन आप ये देखिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना है उन्होंने कहा कि ये गलती वहाँ से सुधारनी चाहिए जहाँ से गलती हुई है। मसलन ये 13 जनवरी के फैसले के बाद ये सारे मैटर्स पैदा हुए और ये गलती हुई, और इसको सुधारने के लिए हमें काम करना चाहिए। अतर मनीला भी यही ज़हन रखते थे, मुनीब साहब ने जो सवालात किए वो भी इससे मिलते जुलते थे। तो ये सारा डिस्कशन बेसिकली हुआ। फिर वो बार बार पूछते रहे कि सलमान अकरम राजा साहब से कि आपका केस क्या है, आप पीटीआई के लिए हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए हैं। उन्होंने कहा जी मैं दोनों के लिए हूँ। अब ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था,
और वो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने की बजाय अपने दलाइल देते जा रहे थे, अपनी बात करते जा रहे थे, और वो सारा बेंच कह रहा था कि हम आपकी बात नोट नहीं कर पा रहे, हम कुछ लिख नहीं पा रहे। तो ये सारा का सारा कन्फ्यूजन का एक मजमुआ जो था, सलमान अकरम राजा साहब बड़े सीजन्ड वकील गिने जाते हैं, बड़े मारूफ गिने जाते हैं। मैंने तो उन्हें सुना था धांधली कमीशन में इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर, तो वहाँ भी इसी सूरत हाल से वो गुजर रहे थे, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन में गुजर रहे थे। तो इस वजह से मैं तो आज भी सुन के बड़ा हैरान हो रहा था कि ये स्ट्रेटजी क्या है। बेसिकली एक तालिब इल्म के तौर पर, जर्नलिज्म के तालिब इल्म के तौर पर सबसे खूबसूरत लम्हा होता है कि फुल कोर्ट के सामने कोई दलाइल दे रहा हो। इब्राहिम सती मुझे याद आ गए, मुशर्रफ केस में वो फुल कोर्ट के सामने पेश हुए थे, दलाइल दिए थे, वो कन्फ्यूजन से मुज़य्यन नहीं थे। इवन फैसल सदीकी साहब कन्फ्यूजन से बिल्कुल मुबर्रा खेल रहे थे, जो बातें उन्हें नहीं समझ आ रही थी उनको वो एड्रेस कर लेते थे, मुख्तलिफ तरीकों से एड्रेस कर लेते थे। मसलन जो आज उन्होंने मुनीर नियाज़ी साहब को कोट किया और जितनी बरजस्तगी के साथ मुनीर नियाज़ी को कोट किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती कि कोर्ट ऑफ लॉ में आपने लॉ की बात करनी है, लेकिन इसमें कोई दूसरी ये भी गुंजाइश होती है कि आप अपने ऊपर जो है वो बॉल आने से पहले पहले कोई उसे डाइवर्ट कर दें, कोई डाइवर्जन लगा दें। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। मुनीर नियाज़ी साहब ने चीफ जस्टिस साहब से ये मुकालमा किया, और फिर वो मारूफ शेर भी उन्होंने पढ़ा कि वो जो है हम जो अकबर अलाहाबादी का शेर था, वो बड़ा खूबसूरत एक शेर उन्होंने पढ़ा। तो बहरहाल सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प रही। जो फैसल सदीकी साहब ने बेसिकली केस बनाया, उनके केस की फाउंडेशन ये थी कि पार्टी अगर इलेक्शन जीती है या नहीं जीती, उसने जो फहरिस्तें जमा करवानी हैं मखसूस नशिस्तों की, वो फहरिस्तें उसने जनरल इलेक्शन के बाद भी जमा करवा सकती है। ये उनकी फाउंडेशन थी जिसके गिर्द वो खेल रहे थे। उन्होंने इलेक्शन एक्ट 104 का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि आइन में भी यही दर्ज है कि मखसूस नशिस्तों की जो है वो इलेक्शन से पहले जमा करवाना होती है। फिर उन्होंने 50A का हवाला भी दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियारात ही इतने हैं कि वो तो आगे पीछे कर सकता है, इसकी डेट्स वगैरह, वो रिजर्व सीटों के इलेक्शन का मामला हो या दूसरा इलेक्शन का मामला हो। तो 13 जनवरी के जो फिर अब ये अबहाम का सिलसिला शुरू हो गया कि 13 जनवरी से जो बल्ले वाला निशान लिया गया, इससे सारा सिलसिला, अतर मनीला भी इस पर बात करते रहे, मंसूर अली शाह भी हैं जो हैं इस पर बात करते रहे। तो अतर मनीला साहब ने कहा कि कागजाती नामजदगी जमा करवाए जाते हैं, इसमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और इसमें डिक्लेरेशन देने से उम्मीदवार की पार्टी का पता चलता है कि उसका ताल्लुक जो है वो किससे है, फिर वो आज़ाद तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो और अवाम ने इसको वोट दिया है और वो पार्टी असम्बली में मौजूद है। ये सारी बातें बेसिकली लेटर एंड स्पिरिट ये था कि कोर्ट के कुछ मौजूद अरकान का ये ख्याल है कि इस गलती को शुरू से सुधारा जाए और इस पर बात की जाए। और वो ये कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि पीटीआई जो है अग्रीव्ड पार्टी है, तो वो हमारे सामने पिटीशन के तौर पर मौजूद ही नहीं है। और राजा साहब अगर पेश हुए तो उनसे पूछा गया कि आपने कहाँ कहाँ चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा अदर लोगों ने चैलेंज किया, हमने नहीं किया। मतलब जिसको आप जिसके नाम से पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उस कैंडिडेट ने, कंवल शोजब साहिबा ने, उन्होंने किसी चीज़ को ज़ाती हैसियत में कोई चैलेंज ही नहीं कर रखा। तो अदर का अगर कर रखा है तो वो भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं थे, कोई मतलब उनका कोई तैयारी नाम की कोई चीज़ उधर नज़र नहीं आई जब वो बात कर रहे थे। काजी साहब ने कहा कि ये तो अब हम पैदा हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जनरल इलेक्शन से पहले फिर क्यों नहीं फहरिस्तें लेता, तो ये तो आप नई डिस्कशन छेड़ रहे हैं, ये काजी साहब ने कहा। आगाज़ में भी उन्होंने फिर बड़ी खूबसूरत बातें की फैसल साहब ने। उन्होंने कहा कि ये जो आपने लेना होता है, सोल लेनी होती है इसकी आइन की सोल को आप लिए बगैर नहीं चल सकते आगे। और उन्होंने कहा कि जैसे 51 आप पढ़ लें तो वो पार्टी का जिक्र करता है कि पार्टी जो है, तो पार्टी का मतलब है कि इलेक्शन जीती हुई पार्टी। लेकिन प्रोवाइजो को पढ़ें, जो शर्त लगाई है उस पैरे में, तो प्रोवाइजो जो है वो बयान करता है कि पॉलिटिकल पार्टी को बयान करता है, मतलब एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि प्रोवाइजो के बगैर आइन की तशरीह आप नहीं कर सकते, प्रोवाइजो के बगैर आइन की तशरीह करेंगे तो फिर क्या बनेगा। अच्छा, प्रोवाइजो के बगैर नहीं किया जा सकता। तो काजी साहब ने कहा कि हम आइन के अल्फाज पर जाएंगे, आइन की तशरीह देखेंगे, जो आइन में लिखा है हम तो वो देखेंगे। काजी साहब ने ये कहा। तो वकील ने कहा कि क्या ऐसी जमात जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा मगर जीते लोगों की अक्सरियत इसे असम्बली में शामिल हो जाए तो क्या वो पार्टी सीटों की हकदार नहीं होगी। ये बड़ा खूबसूरत एक सवाल था जो उनकी तरफ से उछाला गया। फिर जिस पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा
और इसमें कोई जीता उम्मीदवार शामिल हो गया तो क्या इस पार्टी की जीती सीट तस्वुर होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया गया। वकील साहब ने कहा कि आइन बनाने वालों का मकसद था कि असेंबली में मौजूद जमातों को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये उन्होंने फिर इसका जवाब दिया। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या इन जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ना ही गवारा नहीं किया? ये बड़ा अहम था। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या जो जीत कर आता है वो कोई भी नई जमात बना सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बेसिकली कोर्ट की एक और भी इंटेंशन थी, वो ये थी, वो बार बार पूछना ये चाह रहे थे कि हम किसी चीज़ पर स्टैंप लगा दें तो कल कलां को एक दरवाज़ा खुल जाए कि कोई भी पार्टी रातों रात बने, उसके आज़ाद उम्मीदवार दूसरी पार्टी में जम हो और वो नया डिक्लेरेशन लेकर नए मंशूर के तहत आ जाए। तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मंशूर से नहीं मिल रहा, और कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मंशूर ही तहरीक इंसाफ के मंशूर से बहुत मुख्तलिफ है, जैसे उसमें कोई भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकता, प्रोग्रेसिव मंशूर नहीं है उसका, तो फिर क्या तशख़्ख़ुस तहरीक इंसाफ का जो है वो मुतासिर नहीं हो रहा? और जो वोट मिला था वो तो तहरीक इंसाफ को मिला था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिला था। तो ये सारा डिस्कशन जो है समाज जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। और कल आप देखें इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन को लेकर चेयरमैन जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो क्या जवाब लेके आता है? वो अगर अदालत पेश होते हैं तो विटनेस बॉक्स में आते हैं, नहीं आते, उनसे क्या सवालात किए जाते हैं? लेकिन जो सलमान अकरम राजा साहब की कन्फ्यूजन थी वो आज बहुत सारे केस को उसने डैमेज भी किया, उसको ख़राब भी किया। और जो बनी बनाई गेम फैसल सदीकी साहब लेकर आ रहे थे और बड़ा बेहतरीन नाम बनकर उभरे हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम उन्हें, मेरे जैसे तालिब इल्म को भी सुनने का इत्तेफाक हुआ, उससे पहले मैं फैसल साहब को नहीं सुना हुआ, लेकिन क्या खूबसूरती से वो दलाइल बांधते हैं और हर बात का वो जवाब देते हैं। इवन वो अफ़गान साहब को भी आज रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और बार बार जब काजी साहब भी उनसे पूछ रहे थे कि आप बेनिफिशरी होंगे, यहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो उसका भी बता रहे थे कि कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आर्ग्यू कर रहे थे। और फिर नोक झोंक भी चलती रही। अब कल इसका फैसला आएगा शॉर्ट ऑर्डर, और वही जो आइन में तरमीम होनी है उसका फैसला भी करेगा, और वही जजों की अगर पावर अंडरमाइन होने जा रही है वो भी उसका फैसला करेगा। कल इसकी मजीद आपको तफसील बताएंगे। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।